Brother and sister ladies, the topic of the day is bar to further suit. It's not bar to suit, it's bar to further suit. CPC का सेक्शन 9 आ रही है। सेक्शन 9 में jurisdiction है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, the court shall have jurisdiction. The court shall have jurisdiction to try a suit of civil nature, excepting suits the cognizance of which is either expressly or impliedly barred. तो यहाँ पर देखिए कोर्ट के माने हैं सिविल कोर्ट, सीधी सी बात है, सीपीसी है तो सिविल कोर्ट ही होगी। अब यहाँ पर जब सिविल कोर्ट की बात आती है तो यहाँ राइट टू फाइल ए सूट। अब यहाँ जो है राइट टू फाइल ए सूट है तो सीधी सी बात है कि देयर इज एन इनहेरेंट राइट टू फाइल ए सूट। देयर इज नो इनहेरेंट राइट टू फाइल एन अपील, देयर इज नो इनहेरेंट राइट टू फाइल रिवीजन, बट देयर इज एन इनहेरेंट राइट टू फाइल ए सूट। अब सूट क्या होता है? तीन चीजें होती हैं, सूट, एप्लीकेशन और पिटीशन। तो यहाँ सूट की जब बात आती है तो सूट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन प्लेन, जबकि प्लेन जो होती है आप जानते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स आप देखिए ऑर्डर किसमें है? 6 में सीपीसी के। प्लीडिंग्स में इट इंक्लूड्स प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट। तो अब आप देखिए कि सूट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन प्लेन। प्लेन की जो भी है पर्टिकुलर्स या जो डिटेल्स हैं जो उसके बारे में प्लीडिंग्स हैं ऑर्डर 6 और 7 में है प्लेन, जबकि एप्लीकेशन में ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज जो प्लेन वाली हैं वो नहीं होती हैं। प्लेन में नॉर्मली क्या होता है? एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है, फिर उसमें काज ऑफ एक्शन है, रिलीफ है। एप्लीकेशन में खाली आपने कुछ फैक्ट्स कह दिए और प्रेयर है। इसी तरह से पिटीशन आप देखिए कि पिटीशन और प्लेन में अंतर है। जैसे रिट पिटीशन है, हिंदू मैरिज एक्ट में पिटीशंस होते हैं, पिटीशंस फॉर मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, पिटीशंस होते हैं जुडिशियल सेपरेशन के और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के, तो ये डिवोर्स के, ये सारे सब पिटीशंस कहलाते हैं। अब अगर प्लेन है यानी सूट है तो उसमें नॉर्मली डिक्री पास होती है, ठीक? मतलब है जबकि जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें ऑर्डर्स होते हैं। फिर आप देखें कि मैट्रिमोनियल जो पिटीशंस हैं वैसे तो पिटीशंस हैं, लेकिन ये कहा गया देखा जाए तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें डिक्री ऑफ डिवोर्स, तो जब डिक्री है और पिटीशन है तो पिटीशन में डिक्री तो नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए उनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी सूट्स, कि जो टेक्निकली प्लेन नहीं है लेकिन उसमें डिक्री पास होती है बाय वर्च्यू ऑफ द स्टैट्यूट या एक्ट, तो उन्हें कहते हैं स्टैट्यूटरी सूट्स। तो अब आपने सेक्शन 9 में है देयर इज एन इनहेरेंट राइट टू फाइल ए सूट, लेकिन किसी कारण से अगर वो सूट डिसमिस हो गया तो क्या हम फर्दर सूट ला सकते हैं? तो आप देखें कि सेक्शन 9 में ही ये बात कही गई है। जब हम सेक्शन 9 में आते हैं तो जो इसकी लैंग्वेज है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स अनलेस बार्ड, इसके माने है कि इनहेरेंट राइट टू फाइल सूट है, इसमें हो सकता है कि कहीं कोई बार हो, जैसे द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिंग कंटेन्ड, इसके माने है कि जो राइट है इट इज इनहेरेंट राइट टू फाइल सूट बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। तो अब हम बात आते हैं, आज को हमारा टॉपिक है कि हमारे टॉपिक में क्या है कि बार है टू फाइल फर्दर सूट। तो आपने सेक्शन 9 में देखा कि जुरिस्डिक्शन की बात थी, और अब आप जब आते हैं कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार, और जब बार है फर्दर सूट वाली तो वहां पर बार हो सकती है एक तो वही एक्सेप्टिंग सूट्स द कॉग्निजेंस ऑफ व्हिच इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड बार बोलते हैं। एक्सप्रेस बार कैसी है? स्टैट्यूटरी बार के समाज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है 1950, इसमें ही सेक्शन 331 है
कि इसमें कुछ सूट्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड के हैं वो सिविल कोर्ट में नहीं आएंगे। इट इज एक्सप्रेस बार। ये एक्सप्रेस बार और इंस्टीट्यूटेड बार, जैसे हमारे यहाँ आप देखिए पहले जुरिडिक्शन दो ही होते थे, एक होता था सिविल, दूसरा होता था क्रिमिनल, और रेवेन्यू में सिविल का ही पार्ट था। फिर आगे चल के सिविल अलग हो गया, रेवेन्यू अलग हो गया, क्रिमिनल वैसी रहा। उसके बाद में बहुत सारे स्पेशल एक्ट्स आए, उन्होंने ट्राइब्यूनल्स बना दिए। जैसे आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आप आइए 1947 का इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, उसके बाद में लेबर ट्राइब्यूनल्स, टैक्स के ट्राइब्यूनल्स आ गए, सर्विस के ट्राइब्यूनल्स आ गए 86 के एक्ट से। तो ये जितने ट्राइब्यूनल्स बाद में बनते गए ये क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट है। तो ये एक्सप्रेस बार हो गई कि वो केसेस जो ट्राइब्यूनल में आते हैं इंस्टीट्यूटेड ट्राइब्यूनल में वो सिविल कोर्ट में नहीं आएंगे, एक्सप्रेस बार। अब इसी में ट्राइब्यूनल्स में देखिए कि दो तरह के होते हैं, एक इंस्टीट्यूटेड ट्राइब्यूनल हो गया जिसे पब्लिक ट्राइब्यूनल से बोलते हैं, और दूसरे होते हैं डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल। डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल कैसे होते हैं? जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लब्स हो गए, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये सारे के सारे हो गए डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल। तो जो मैटर्स कहते हैं एक्सप्रेस बार है किसी इंस्टीट्यूट की, कोई अधिनियम है जो कहता है कि उससे संबंधित मामले उस ट्राइब्यूनल में विशेष देखे जाएंगे, तो वो तो सिविल कोर्ट के बाहर हो गए। ऐसे इम्प्लाइड बार में डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल्स आ गए, और इम्प्लाइड बार में और भी आएंगे सिचुएशंस, जैसे आप देखिए कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो अगर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ यानी कि अगर किसी लॉ में कोई रेमेडी प्रोवाइडेड है तो इम्प्लाइड बार हो गए, क्या सिविल कोर्ट में नहीं आएंगे? या इसी तरह से आप देखिए पब्लिक पॉलिसी, अगर पब्लिक पॉलिसी कहती है कि सिविल कोर्ट में नहीं जाना है, जैसे कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ उसमें कॉस्ट एक्सपेंसेस आए, तो उस कॉस्ट या एक्सपेंसेस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई प्रोविजन है, या जो रेलेवेंट क्रिमिनल स्टैट्यूट या एक्ट है उसमें कोई प्रोविजन है, तो हमें वहां जाना होगा। और अगर नहीं है तो हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के खर्चों के लिए सिविल कोर्ट में नहीं आएंगे। इसी प्रकार जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी इम्प्लाइड बार में आ जाएगा। उसमें कुछ सेफगार्ड दिए गए हैं कि अगर कोई जुडिशियल एक्ट संपादित किया गया है तो उसके संबंध में कोई बात नहीं लाया जाएगा। अगर अधिनियमों में भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर दिया गया है। इसी प्रकार से आप सिविल प्रक्रिया संहिता में आइए, यहाँ पर कुछ जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं, जैसे ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 2, तो वहां पर कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने का निषेध किया गया है, और नॉर्मली वहीं पर सेक्शन 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी देखना होगा। इन सभी परिस्थितियों, ये जो सारी सिचुएशंस हैं, तो ये आपकी कहते हैं एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बार में तो आती ही हैं, और एक तरह से धारा 12 में अगर हम इसको देखें सीपीसी में, तो हम इन्हें एब्सोल्यूट या कंडीशनल प्रोहिबिशंस कह सकते हैं। इट इज इम्प्लाइड बार। तो इम्प्लाइड बार जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कि अगर कोई कानून है जो कोई रिलीफ प्रोवाइड करता है तो हमें वो रिलीफ उसी कानून के अंतर्गत देनी होगी, हम सिविल कोर्ट में नहीं आएंगे। दूसरा हमें पता है पब्लिक पॉलिसी में क्रिमिनल लॉ से संबंधित कॉस्ट के मैटर्स नहीं आएंगे। या एक और सिचुएशन लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 23 अनलॉफुल कंसीडरेशंस पब्लिक पॉलिसी, तो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं जो चीजें या इमोरल हैं वो फिर इसमें इम्प्लाइड बार में चले जाएंगे, वो सिविल कोर्ट में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी कि अगर कोई बार भी है तो क्या जो कहते हैं कि जो क्वेश्चन टू बी ट्राइड है या ऑल द रिलीफ्स को वो कहते हैं ट्राइब्यूनल या वो जो है स्पेशल फोरम दे सकता है या नहीं। अगर नहीं दे सकता तो सिविल कोर्ट ही उसे देगी। दूसरा है सिचुएशन कि अगर कोई रिलीफ को देता भी है
जो इनएडिक्वेट है तब फिर सिविल कोड। और मान लो कोई तरीका मतलब मैंने बताया गया उसमें कि इसके अनुसार उस कहते हैं स्पेशल कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को कार्रवाई करनी है और उस मैनर को ऑब्जर्व नहीं किया गया तो कहां जाएंगे? सिविल कोर्ट। तो यहाँ सिविल कोर्ट एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो आपने देखा कि देयर इज एन इनहेरेंट राइट टू फाइल अ सूट। नंबर 1 सेक्शन 9 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड, और उसी के आगे है कि एक्सेप्टिंग सूट्स of which a cognizance is either expressly or impliedly barred. Express bar is statutory bar, implied bar में बताया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, दूसरी चीज है पब्लिक पॉलिसी, तीसरा है अगर कोई मतलब जनरली प्रोवाइडेड है कोई मैनर्स के बारे में बताया गया है तो वहां पर स्पेशल। चलिए आपने सूखाई कर दिया, अब किसी कारण से वो सूट हो गया डिसमिस, तो अब क्या दोबारा सेम काज ऑफ एक्शन पर फिर सेक्शन 9 वो कर सकते हैं? नहीं, अब हमें आना पड़ेगा यहाँ पर सेक्शन 12, और सेक्शन 12 क्या कहता है कि दैट इज बार टू फर्दर सूट। तो जो बार टू फर्दर सूट है देखा गया तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन्ड में सेक्शन 12 का प्रोविजन दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताएं कि ये जो प्रोविजंस हैं मतलब वो एक्सप्रेस इम्प्लाइड बार को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो मतलब अदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की बात वहां पर आती है। सीपीसी इटसेल्फ में 12 ऐसे प्रोविजन हैं जो एब्सोल्यूट बार करते हैं फर्दर सूट। देखिए सेक्शन 9 जो है राइट टू फाइल मतलब इनहेरेंट राइट टू फाइल सूट है वहां पर, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, और वो भी राइट जो है वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन दिस कोड, और वो हमने कहा 12 प्रोविजंस हैं जो एब्सोल्यूट बार करते हैं फर्दर सूट। तो फर्दर सूट का जैसे सेक्शन 11 सेक्शन 11 कहता है वेयर सूट इज बार्ड बाय, मैंने आपको बताया था रीज जुडिकेटा, इट्स नॉट रेस जुडिकेटा। तो सेक्शन 11 में रीज जुडिकेटा है, और मैं आपको बताऊं कि रीज जुडिकेटा जो सेक्शन 11 है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंसिपल्स ऑफ रीज जुडिकेटा अप्लाई टू ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मतलब ये प्रोसीडिंग्स को तो लगते ही हैं, और ये नॉट ओनली टू द अल्टीमेट रिजल्ट बट आल्सो टू द इंटरलोक्यूटरी मैटर्स रीज जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई करता है। अब ये रीज जुडिकेटा क्या है कि जहां पर मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन क्वेश्चन फॉर्मल सूट में मेरिट्स के ऊपर इट हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। तो अगर इतनी बातें हो रही हैं फॉर्मल सूट में तो सब्सिक्वेंट सूट वहां पर बार्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 11 सीपीसी। तो इसे कहते हैं रीज जुडिकेटा। अब दूसरा ये सेक्शन 12 जो हम अभी जिक्र कर रहे हैं जिसका बार टू फर्दर सूट बाय रूल्स कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। सीपीसी का फर्स्ट शेड्यूल है, उसके रूल्स हैं, उनमें जहां जहां वाला दिया गया है कि फर्दर सूट लाई नहीं करेगा तो वो आपको मानना है। तीसरा है सेक्शन 21A। अब यहाँ पर देखिए कि बार ऑन सूट to set aside decree on objection of territorial jurisdiction or pecuniary jurisdiction of the court। 21A को देखिए बेसिक चीज क्या है, सबसे पहले जब हम सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट में करेंगे, और वो कोर्ट जो है इट शुड हैव जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन 3 तरह का होता है, पेक्यूनियरी, फिर टेरिटोरियल और रिलेटिव टू सब्जेक्ट मैटर। पेक्यूनियरी आप जानते हैं कि द सूट शुड बी फाइल्ड सेक्शन 15 है इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड। जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन में 1 लाख तक का पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन या आर्थिक क्षेत्राधिकार है तो हम 1 लाख तक का दावा जूनियर डिवीजन में लाएंगे, उससे अधिक है अनलिमिटेड तो हम सीनियर डिवीजन में लाएंगे। मान लीजिए 1 लाख का ही दावा है और हमने सीनियर डिवीजन में रख दिया, तो अब इसका तरीका ये है कि जो ऑब्जेक्शन है एज टू पेक्यूनियरी और जुरिसडिक्शन या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इट शुड बी टेकन एट द first opportunity on or before the date of filing of filing of written statement or
बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, जब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज तक तो हम इस क्षेत्राधिकार को प्रचलित कर सकते हैं। लेकिन अगर इश्यूज बन गए तो अब सेक्शन 21A ये कहता है कि दिस ऑब्जेक्शन कैन नॉट बी टेकन। तो अगर आप ले सकते इसे, मतलब ड्यूरिंग ट्रायल ले सकते, उस कोर्ट में नहीं ले सकते, और फिर अपील में भी इसको नहीं ले सकते कि पेक्यूलियरी और टेरिटोरियल। अब देखिए टेरिटोरियल का भी है कि माने कि सूट जो है वो सब्जेक्ट मैटर उसका 12 का है, हमने लखनऊ में डाल दिया। तो यहाँ पर ड्यू यही है कि ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हमें उसका ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए। और नॉर्मली ऑब्जेक्शन कौन करेगा? डेफिनेट करेगा, हम उसे कर दें। अगर उसने नहीं किया तो अब ना देखिए कि सूट, अब देखना पड़ेगा कि सूट इज कॉग्निजेबल बाय सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। तो अगर कॉग्निजेबल बाय सिविल कोर्ट है तो चाहे बाराबंकी का था या लखनऊ का था, डिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया गया है इश्यूज के फ्रेम होने के दिन तक तो वो डिक्री वैलिड होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि सूट इज कॉग्निजेबल बाय रेवेन्यू कोर्ट एंड इट इज फाइल्ड इन सिविल कोर्ट, वहां पर सेक्शन 21A नहीं लगेगा, तो वहां पर सब्जेक्ट मैटर पर जुरिडिक्शन ही नहीं सिविल कोर्ट का। और जब सब्जेक्ट मैटर पर जुरिडिक्शन नहीं होता है तब क्या करते हैं, उस डिक्री को नलिटी कहते हैं। वो डिक्री हो गई नलिटी। तो अगर नलिटी है तो वो डिक्री एक्जीक्यूटेबल नहीं होगी और वो ऑब्जेक्शन दैट कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज, इवन एट द स्टेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर सेक्शन 21A कहां पे लागू हुआ? जहां पर पेक्यूलियरी जुरिडिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, लेकिन जहां सब्जेक्ट मैटर है वहां पर 21A नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि सेक्शन 11 जो है फर्दर सूट को बाहर करता है। सेक्शन 12 हम इसको डिस्कस ही कर रहे हैं आपके सामने। फिर सेक्शन इसी में सारे इंक्लूडेड हैं। सेक्शन 21A अगर वही बात है कि क्षेत्राधिकार जो कि आर्थिक हो या स्थानीय हो, मतलब पेक्यूलियरी और टेरिटोरियल, उसको हम ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज में प्रचलित करना है। अगर हम नहीं करते तो डिक्री वैलिड होगी। अब चौथा ये सेक्शन 47 का सबसेक्शन 1 CPC का, ये क्या कहता है? When the question requires to be decided by the executing court। आप देखिए जब डिक्री पास होती है तो उसका एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन के लिए आप डालते हैं सेक्शंस 36 से लेकर के 74 और फिर ऑर्डर 21, जिसमें रूल है 106 और अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट किया है तो उसमें रूल हो गए 140। तो ये एग्जीक्यूशन के प्रोविजंस हैं। एग्जीक्यूशन वाले में अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन करना होता है तो उसके लिए सेक्शन 47 है। जब डिक्री पास हो गई तो अब उसके बाद में ऑब्जेक्शंस आएंगे या आ सकते हैं। ऑब्जेक्शन दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्शंस बिटवीन द पार्टीज, जिसे हम कहते हैं इंटर PARTES इंटर पार्टीज, यानी बिटवीन द पार्टीज। तो ऑब्जेक्शन बिटवीन द पार्टीज है वो सेक्शन 47 में। दूसरा सेक्शन 47 के ऑब्जेक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूशन पेंडिंग हो। तो एग्जीक्यूशन नहीं किया है तब भी सेक्शन 47 का ऑब्जेक्शन आ सकता है। और अगर ऑब्जेक्शन बिटवीन थर्ड पार्टीज है तो वो जाएगा ऑर्डर 21 में। अब आपने देखा कि सेक्शन 47 के 1 में जो ऑब्जेक्शंस आते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में, और वो ऑब्जेक्शंस दोज रिलेट टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री। तो एग्जीक्यूशन में ये कह सकते हैं कि साहब डिक्री एग्जीक्यूटेबल ही नहीं है। तो डिक्री एग्जीक्यूटेबल अगर नहीं है, क्यों? हो सकता है कि वो डिक्री जो है, पहली चीज डिक्री अगेंस्ट डेड पर्सन, तो डिक्री अगेंस्ट डेड पर्सन जो होती है वो नलिटी होती है। अब ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आपने एक केस का ट्रायल पूरा कर लिया, बहस भी पूरी हो गई, फाइल जजमेंट में आ गई, आपके बक्से में चली गई, आपने 7 दिन की डेट लगाई जजमेंट की, और जब फाइल बक्से में है उस दौरान किसी पार्टी की डेथ हो गई, ठीक है, या जिसको डिग्री पास हुई उसकी डेथ हो गई, तो फिर क्या यहाँ पर डिग्री एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी? नहीं, है ना। मतलब इसे कहते हैं कि
आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल अगर डेथ होती है, ठीक, तब तो नहीं होगी, तब तो एक्सिक्यूटेबल रहेगी। लेकिन अगर बिफोर द ट्रायल इज कंप्लीटेड और बिफोर द सूट इज कमेंस्ड एंड द पार्टी इज देयर, तो अभी आपने दावा दाखिल किसी पार्टी ने किया और दूसरी पार्टी डेड है, तो वो डिक्री जो पास होगी वो इनएक्सिक्यूटेबल होगी। तो डेड दूसरा हो सकता है लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 21A वाला पिक्यूनरी और टेरिटोरियल, ये तो उसमें नहीं कवर होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट मैटर सूट इज कॉग्निजेबल बाय रेवेन्यू कोर्ट एंड इट इज ट्राइड बाय सिविल कोर्ट एंड डिक्री इज पास, तो हमने कहा वो डिक्री नलिटी है, एट एनी स्टेज चैलेंज हो सकता है, एक्सिक्यूशन में चैलेंज हो सकता है, और वो डिक्री क्या मानी जाएगी? नॉन एस्ट, मतलब नॉन एग्जिस्टिंग, उस डिक्री का निष्पादन नहीं होगा। तीसरी चीज कि बाय सब्सिक्वेंट लॉ, ठीक है, अगर वो डिक्री इनएक्सिक्यूटेबल हो जाती है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि जमींदार ने रियाया की बेदखली का दावा कर दिया, दावा डिक्री हो गया, अपील फाइल हुई, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ खारिज हो गई, सेकंड अपील हाई कोर्ट में गई, ठीक है, और जब वो पेंडिंग थी तभी पता चला कि आपका जमींदारी एबॉलिशन वाला एक्ट फोर्स में आ गया। लेकिन ये बात वहाँ मतलब पहले बताई नहीं गई, न कोर्ट के संज्ञान में लाई गई, अपील वहाँ खारिज हो गई, अब उसका एक्सिक्यूशन पड़ा। तो एक्सिक्यूटिव कोर्ट ये देख सकती है कि उस कानून के अनुसार जो यूपीजेड एक्ट आ गया, उसके अनुसार जो जमींदार के अधिकार थे वो सारे के सारे निहित हो गए राज्य में। तो जब अब जमींदार को कोई अधिकार ही नहीं बचा जिसके आधार पर डिक्री पारित हुई, तो डिक्री का निष्पादन कैसे होगा? लेकिन वो डिक्री इनएक्सिक्यूटेबल तो हो गई, लेकिन वो डिक्री जो है इट इज नॉट इनवैलिड डिक्री। और कल को मान लीजिए किसी कारण से यूपीजेड अगर रिपील हो जाता है, ठीक है, और उसकी जगह पर कोई दूसरा कानून आ जाता है, जैसे आपका यूपी रेवेन्यू कोड आ गया, तो हमें देखना पड़ेगा कि यूपी रेवेन्यू कोड से क्या कोई स्थिति में परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन हो गया तो डिक्री प्रभावी हो जाएगी, अगर परिवर्तन नहीं हुआ जैसा रेवेन्यू कोड में देखा जाए तो जो अधिकार थे जमींदारों के जो समाप्त हुए थे वो मतलब उनको परिवर्तित नहीं किया गया, तो वो डिक्री जो है इट इज ए वैलिड डिक्री बट इट बिकम्स इनएक्सिक्यूटेबल। तो सेक्शन 47 में क्या है? नंबर 1 एक्सिक्यूशन का पेंडिंग होना जरूरी नहीं है, नंबर 2 ऑब्जेक्शन बिटवीन द पार्टीज, नंबर 3 की डिक्री का एक्सिक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन। तो आपने एक्सिक्यूशन देखा, अब आप एग्जांपल देखिए डिस्चार्ज का। मान लीजिए वाइफ ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के लिए मतलब प्रेयर करी और उसकी डिक्री हो गया पिटीशन उसकी रेस्टिट्यूशन की। अब यहाँ पर वो इंतजार को एक्सिक्यूशन नहीं डाल रहे, ठीक, वो इंतजार कर रही कि एक साल तक मेरा समाप्त हो जाए, और फिर वो आप देखिए सेक्शन 13 ब्रैकेट में 1-A है हिंदू मैरिज एक्ट का कि अगर 1 वर्ष तक कोई सी डिक्री का मैट्रिमोनियल डिक्री का अनुपालन नहीं होता है तो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाए। तो हस्बैंड को फिक्र है, वो डिवोर्स नहीं चाहता, तो वो आके कोर्ट में कहेगा कि अब डिक्री तो ले ली वाइफ ने बट शी इज नॉट सिंसियर इन एक्सिक्यूटिंग इट। वो बताएगा कि हमने इसे अप्रोच किया, हमने टेलीग्राम किया, हमने रिजर्वेशन कराया, हम इनके पास गए, इन्होंने हमको अपने पास कहते हैं शी डिड नॉट अलाउ मी एक्सेस, हमको मिलने नहीं दिया और वो डिक्री का पालन नहीं करना चाहती, अतः उस डिक्री को समाप्त कर दिया गया। डिस्चार्ज या एक्सिक्यूशन और लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री हो गई। डिक्री होल्डर को कहा गया कि वो 1 महीने के अंदर बकाया राशि मतलब जो है उसकी सेल कंसीडरेशन की अदा कर दे जजमेंट डेटर को, और वो जजमेंट डेटर है वो सेल डीड एक्जीक्यूट कर दे डिक्री होल्डर के पक्ष में। 1 महीना बीत गया, उसने बकाया पेपर अदा नहीं किया। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो जजमेंट डेटर है वो आके कह सकता है कि डिक्री होल्डर ने अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं किया है, अतः उस डिक्री को डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो ये जो सारे मैटर्स इसके सेपरेट सूट नहीं आएगा, ये सेक्शन 47 में एक्सिक्यूटिव कोर्ट में पार्टीज को जाना होगा। या एक और इंस्टेंस है सेटिस्फैक्शन, जैसे किसी ने 5000 रुपए मतलब उधार लिए,
नहीं चुकाया, उसके ऊपर डिक्री हो गई, ठीक है। और उसके बाद में कहते डिक्री का एग्जीक्यूशन, जो मनी डिक्री है वो इनसाइड कोर्ट भी हो सकता है, आउटसाइड कोर्ट भी हो सकता है। उसका कहना हमने साहब को बाहर मिले थे, पैसे दे दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिक्री होल्डर को अगर पैसे मिले तो उसे सर्टिफिकेट देना चाहिए, उसने साहब नहीं दिया। अब वो आपको बताएगा कोर्ट में कि साहब सेटिस्फैक्शन इसका हो चुका है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, हमने पैसे दिए थे, इनके सामने दिए थे, या हमने चेक दिया था, ठीक है, ये हमने ड्राफ्ट किया था और ये हमारे बैंक के खाते में से या पैसा निकल चुका है, तो ये प्रूफ है। तो अगर प्रूफ देता है तो वहां पर सेटिस्फैक्शन को एग्जीक्यूटिव को रिकॉर्ड करेगी, मतलब यानी कि इस बार टू फर्दर सू, मतलब अब फर्दर सू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन रिलेट्स टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री अंडर सेक्शन 47(1). अब पांचवा ये कि सेक्शन 144 की उपधारा 2 वेयर रेस्टिट्यूशन इज क्लेम, तो रेस्टिट्यूशन के लिए भी सेपरेट सूट नहीं है, इसके लिए मिसलेनियस प्रोसीडिंग है। अब आइए छठा, ऑर्डर टू रूल 2, मतलब अगर आपको एक काज ऑफ एक्शन या क्लेम जो आपका है उस पर कई रिलीफ आप ले सकते हैं, लेकिन आप कुछ को मांगते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, तो जिनको आप छोड़ देते हैं वो रिलीफ आप दोबारा फ्रेश सूट से नहीं मांग सकते, है ना। तो ऑर्डर टू रूल कहता है द प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू ए पार्ट ऑफ हिज क्लेम, कि अगर किसी क्लेम को आपको है, जैसे मैं छोटा एग्जांपल दें कि किराया है किसी का, मतलब ये आप जानते हैं जैसे क्या 2020 चल रहा है, अब किसी ने मतलब ये किराया 2017 का मांगा, 2019 का मांगा और 2018 का भी कहा बताया है, लेकिन 2018 का नहीं मांगा, तो उसने मतलब कहा कि 17, 18, 19 का किराया बाकी है, लेकिन रिलीफ मांगी खाली 17 की और 19 की, तो अब 2018 का किराया नहीं मांग पाएगा, क्योंकि उसको इससे साथ ही मांगना चाहिए था। ये ड्यू उसमें 3 साल के, उसने 2 साल का किराया मांगा, 1 साल का छोड़ दिया, तो अब ये ऑर्डर टू रूल 2 वहां पर लागू हो जाएगा। नेक्स्ट आइए ऑर्डर 9 रूल 9, फिर डिक्रीज पास द प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट ऑफ एविडेंस। तो यहाँ भी आप देखिए कि जो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग है वहां पर दोनों पार्टीज अगर नहीं है तो डिस्मिस डिफॉल्ट ऑफ बोथ पार्टीज होता है, ऑर्डर 9 रूल 4 में रेस्टिट्यूशन लाते हैं। उसके बाद में अगर कोई प्लेंटिफ आया और डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी करते हैं ऑर्डर 9 रूल 6 में, और उसका फिर जिसके खिलाफ डिक्री पास होती है एक्स पार्टी ऑर्डर 9 रूल 7 में आता है। ऐसे ही अगर प्लेंटिफ नहीं आया और डिफेंडेंट आया ऑर्डर 9 रूल 8 पे खारिज करते हैं और फिर उसका रेस्टोरेशन लाते हैं, प्लेंटिफ आता है ऑर्डर 9 रूल 9 में। तो अब अगर वो रेस्टिट्यूशन नहीं आया मान लीजिए और सीधे दूसरा सूट ला रहा है तो वो सूट बार हो जाएगा, ऑर्डर 9 रूल 9 में ही उसको आना पड़ेगा। इट इज ए बार टू फर्दर सूट। नेक्स्ट आइए आदेश 11 नियम 21 का उपनियम 2। आदेश 11 में क्या है? डिस्कवरी है और इंस्पेक्शन है, ठीक, इंट्रोगेटिव इसमें होती हैं नियम 1 से नियम 11 तक 21 में। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है और इंस्पेक्शन होता है। तो जो अगर इंट्रोगेटिव मानी सर दी गई और किसी ने जवाब नहीं दिया, ठीक है, या इंस्पेक्शन के लिए कहा गया और उसने न्यायिक आदेश का पालन नहीं किया, तो फिर आदेश 11 का नियम 21 लागू होता है कि अगर प्लेंटिफ ने अपने आप उसको कहते हैं कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया तो फिर उसका सूट नॉन प्रोसिक्यूशन में उसे नोटिस देकर के खारिज किया जा सकता है। ऐसे अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो उसे डिफेंस उसकी स्ट्राइक ऑफ की जा सकती है। तो अगर इंट्रोगेटरी का जवाब न देने के कारण, इंस्पेक्शन के डायरेक्शन का पालन न करने के कारण अगर सूट डिसमिस हुआ है तो आदेश 11 नियम 21 का उपनियम 2 जो है कहता है कि यहाँ पर फ्रेश सूट नहीं आएगा। ऐसे ही आप देखिए ड्यूरिंग सूट, आप देखिए कि अगर मतलब सूट के फाइल होने के पहले ही किसी डेट हो गई तब तो सूट ललित होगा, वो उसकी डिग्री ललित होगी। लेकिन यहाँ पर आदेश 22 नियम 9 है कि सूट के दौरान किसी पार्टी की डेथ होती है तो वहां पर सूट अवेद करता है, ABATE, इसे कहते हैं उपशमन, वाद का उपशमन। तो 22 नौ में वाद का उपशमन होता है। फिर इसी में प्रोवाइडेड है कि अगर 60 डेज के अंदर कोई आए तो अबेटमेंट के ऑर्डर को खत्म करा सकता है। अब यहाँ चीज और देखिएगा कि आदेश 22 नियम 9 में
ये प्रोविजन है कि अगर किसी पार्टी की डेथ हुई और 90 दिन उसकी डेथ से बीत गए तो अबेटमेंट स्वयं हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगर अबेटमेंट ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, तो उसे सेटिस्फाई कराने के लिए 60 दिन के अंतर्गत आते हैं। अगर 60 दिन भी बीत जाए तो फिर धारा 5 परिसीमा अधिनियम भी लागू होता है, लेकिन फ्रेश सूट उस पर उसका असर तो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट आइए, आदेश 23 से संबंधित 3 उपबंध है। 23 का नियम 1 का उपनियम 1 और फिर नियम 1 का उपनियम 4, जिसे कहते हैं कि अबैंडनमेंट एंड विथड्रॉल ऑफ सूट। तो नियम 1 उपनियम 1 में है कि सूट का आपने किसी ने हमने दावा दाखिल किया और परित्याग कर दिया, हम न्यायालय में आए, हमने खड़े खड़े कहा हमें मुकदमा नहीं चलाना और हम चले गए। आप आदेश करिए 7 दिन बाद, लेकिन हम जिस दिन आपके सामने आए और हमने मौके कहा कि हमें वाद आगे नहीं चलाना है, वो उसी समय तो कहते हैं वो परित्याग हो गया था। तो ऐसे ही अबैंडनमेंट है। फिर इसी का हम उपनियम 4 में आए तो उसे कहते हैं विड्रॉल, जो हम अपना केस वापस लेते हैं। तो केस वापस लेते हैं और हमने आपसे परमिशन नहीं मांगी न्यायालय से, तो हमारा सूट वहीं पे समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये बात अलग है कि आप आदेश करेंगे तो कॉस्ट लगा सकते हैं हमारे ऊपर। नेक्स्ट आइए कि आदेश 23 का नियम 3A, ये अगर कंप्रोमाइज डिक्री होती है, ठीक है, तो इस आधार पर कोई पार्टी उसे चैलेंज सूट फाइल नहीं करेगी कि कंप्रोमाइज वाज नॉट लॉफुल। लेकिन आप इसे देखिएगा कि जो कहते हैं कि जो हम कंप्रोमाइज अगर पार्टीज ने करी, तो एक बात तो है कि पार्टीज जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट पे कंप्रोमाइज कर सकती हैं, उसके इतर भी मतलब कि बियॉन्ड सब्जेक्ट मैटर भी कर सकती हैं। लेकिन जब वो कंप्रोमाइज भी दाखिल करेगी तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वो देखे कि लॉफुल कंप्रोमाइज है। लेकिन अगर उस समय किसी ने कोई बात नहीं उठाई कि ये अनलॉफुल है और डिक्री पास हो गई, तो डिक्री क्या कहलाएगी? इट इज ए कंसेंट डिक्री। और आप देखिए, कंसेंट डिक्री इज नॉट रेज जुडिकेटर। तो कहते हैं ना कि कंसेंट डिक्री में न्यायालय जो है इट डज नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज। पार्टीज अपने खुद कंप्रोमाइज करके तय कर रही हैं, अपना कंप्रोमाइज लाके डील लाके रख रही है न्यायालय में। वहां पर जो न्यायालय है उसकी खाली सील लगती है और पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करके उसे सत्यापित करता है। लेकिन वो उसका कहते हैं जो डिस्प्यूट है ना, कि जो मैटर इशू है उसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता, तो रीजुडिकेटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो कंसेंट डिक्री है, अब कोई पार्टी बाद में आगे कहे कि साहब ये तो लॉफुल नहीं था, तो उसका सूट फाइल नहीं करेंगे। अब आप देखिए कि अपील मीडिया है, सेक्शन 96 में अपील होती है, जो फर्स्ट अपील है, जिसे आप हैं जूनियर डिवीजन, आप वो करेंगे तो आपकी अपील मतलब फर्स्ट अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट साहब के यहाँ। सेक्शन 96 जो है उसकी जो रूल है, सेक्शन 96 में उपधारा 3 की कंसेंट डिक्री की अपील नहीं होगी। वही बात यहाँ पर है, आदेश 23 में क्लियर कर दिया गया रूल 3A में कि अनलॉफुल के आधार पर फ्रेश सूट नहीं आएगा। लेकिन अपील अगर किसी को करनी है या कोई शिकायत है तो वो ये कह सकता है कि दिस कंप्रोमाइज और कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। और फ्रॉड के आधार पर अगर कोई डिक्री है तो वो नलिटी होती है, वो कहीं भी चैलेंज हो सकती है। तो अनलॉफुल वाले में देखा गया, अनलॉफुल क्या होता है कि जो कंसिडरेशन जिसका लॉफुल नहीं है या जो भी किसी भी कारण से वाइड या वाइडेबल है, उस आधार पर फ्रेश सूट इन्होंने मना कर दिया अगर कंसेंट डिक्री है। तो ये तो हो गई, ये मतलब कहते हैं कि सेक्शन 12 एक्सप्रेस बार। इसके अलावा भी जो है कुछ प्रोविजंस हैं जिन्हें हम कंडीशनल बार कहते हैं, सशर्त मतलब उसमें अवरोध उत्पन्न किया गया है फ्रेश सूट के लिए। जैसे सेक्शन 10 आपने देखा कि ये इसमें सब जुडिसी, इट इज नॉट सब जुडिस। हमने बताया था आपको लैटिन में अगर लास्ट में ई है तो प्रोनाउंस आई करते हैं। तो रूल ऑफ सब जुडिसी कि जहां पर मैटर दैट इज इन क्वेश्चन है, टू सूट्स हैं, दोनों में कॉमन है और रिलीफ दोनों न्यायालय उसको दे सकते हैं। तो कहते वहां पर भी जो दूसरी कोर्ट है वो इट शैल नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ द अदर सूट। फिर सेक्शन 83 है, 84 है, 86 है। तो इनमें क्या है
कि जो सूट्स बाय एलियंस है, एलियंस भी दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली होते हैं, एक एनिमी होते हैं। एनिमी वो होते हैं कि जो मतलब जिनकी जो स्टेट है उससे इंडिया मतलब जो इंडिया है उनके युद्ध की स्थिति है, तो अगर वो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट जरूरी होगी। ये बात हो गई, तो सीधे से नहीं फाइट कर सकते है ना। 84 वाले हेड ऑफ स्टेट है, डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं, एडवाइस हैं, तो अगर इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसके लिए लिटिगेट कर सकते हैं हमारे यहाँ। ये हो गया। तो 10 बता दें सदुकिसी 83, 84, 86 इनके हैं फॉरेनर्स के बारे में। फिर सेक्शन 91 है, 92 है पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक ट्रस्ट के बारे में है। इनके अपने हैं कि भाई एडवोकेट जनरल होना चाहिए या दो से लोगों की हो तो उसको फाइल करें। फिर ऑर्डर 32 आप जानते हैं माइनर्स के बारे में है, अनसाउंड माइंड के बारे में है, इनका अपने अलग प्रोविजन है, इनको प्रोटेक्शन है। तो ये हो गए कंडीशनल बार्स। तो आज की होती मेनली फोकस सेक्शन 12 पर था, सेक्शन 9 ऑलरेडी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार है एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन कंटेंट है। तो 3 चीजें थी, तो जो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस इन कंटेंट सेक्शन 12 है और उसमें हमने आपको 12 सिचुएशंस बताई जो कहते हैं कि एब्सोल्यूट बार वाली, और फिर हमने आपको जो है कुछ सेक्शन बताए सेक्शन 10, 83, 84, 86, 91, 92 और ऑर्डर 32। ये जो है ये कैसी है कंडीशनल बार। आई थिंक दिस एरा फॉर टुडे। थैंक्स।